नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। और बिहार की राजनीति की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो आज का जो मुद्दा है, वो बेहद ही दिलचस्प है, वहां की राजनीति के लिए भी और आम जनता के लिए भी। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे कि जो हमारे बिहार प्रदेश है, वहां के जो नेता हैं, वहां का जो शासक करने वाले लोग हैं, जो शासन पर बैठे हुए हैं, वो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर कितना सजग है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, तमाम सभाएं जो चलती है देश में हमारे, वो उनके अंदर बैठकर कितनी आम जनता की समस्याओं पर सोचा जाता है, विचार किया जाता है, उनके सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, उनके हल ढूंढे जाते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर्चे के अंदर बिहार में होने वाली जो विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है 3 तारीख से लेकर, आने वाली जो 3 तारीख है, 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक वो होने वाला है, उसमें तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन उसमें दो ऐसे मुद्दे हैं जो नदारद हैं, जो जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यसूची जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उस कार्यसूची से ही वो गायब है। और बड़े दिलचस्प है वो जो दो सब्जेक्ट हैं, वो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। वो क्या है सब्जेक्ट? वो है आपदा प्रबंधन। बिहार में बाढ़ आई हुई है, दुनिया देख रही है उस बाढ़ को, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की जाएगी विधानसभा सत्र के अंदर। क्यों नहीं की जाएगी, यही सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश भी करेंगे। साथ में दूसरा मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य का मुद्दा। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है, बचा कुचा कोरोना ने अपनी चपेट में लिया हुआ है, भयंकर बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन हम इसकी चर्चा आज करेंगे अपनी इस डिबेट में। इस जो चर्चा का हमने माध्यम बनाया है, ये सोशल प्लेटफॉर्म जो है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और तमाम जो जनता है वो देखे, ना केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की, तमाम उन राज्यों की जहां पर ये समस्या है। हालांकि पूरे देश में समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन वहां के नेता कितना सीरियस है लोगों की समस्याओं को लेकर। उनके जो आम मुद्दे हैं, बाढ़, स्वास्थ्य, तमाम दूसरी चीजें हैं, उनको लेकर कितना सीरियस है, आज उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान है, हमारे उनका भी मैं परिचय करा दूं। पैनल छोटा सा पैनल है, मैं उनकी भी आपसे परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ सुरेंद्र यादव है, गरीब जनता दल से है, अच्छे प्रवक्ता है, बोलता बहुत अच्छे है। आज इनसे भी जानेंगे कि क्यों ये समस्या पैदा हो गई है, नेता क्यों बचना चाहते हैं आम जनताओं की समस्याओं से। हमारे साथ अनुज शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्याम नंदन यादव है, प्रदेश महासचिव है आरजेडी से। ये भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता की राह संजो रखी है इन्होंने भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्याम नंदन जी। सबसे पहला सवाल आपसे ही मैं करूंगा श्याम नंदन जी, कि क्या राजनेताओं को इतने मतलब इग्नोर कर रहे हैं आम जनताओं की जो बुनियादी जो चीजें हैं। आपने विपक्ष में बैठे हुए हैं, तेज प्रताप यादव लगातार एक मुद्दा उठाते रहे हैं कि भाई सुशासन की सरकार का जो टैग दिया गया है, ये इसमें कोई ना तो प्रशासन में सुशासन है, ना ही शासन में सुशासन है। तो आखिर ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? विपक्ष क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहा, क्यों इस पर आवाज अपनी बुलंद नहीं कर रहा? श्याम नंदन जी, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ अनुज शुक्ला है। अनुज, मैंने भी आपको एक पर्चा भेजा था, उसमें भी जो जो कार्यसूची है, जो विधानसभा सत्र जब चलता है उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, उसकी सूची तैयार की जाती है। और ये सूची मैंने कल मैं पूरी एक नियमावली पढ़ रहा था विधानसभा की, तो उसमें लिखा था कि जितने भी सदस्य हैं उनको 4 हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जाती है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी विधानसभा सत्र के दौरान। क्या 4 हफ्ते पहले उनको ये सूचना दे दी गई होगी कि हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई चर्चा नहीं होगी, आपदा प्रबंधन पर कोई चर्चा नहीं होगी, जबकि यही दो सबसे बड़े मुद्दे हैं बिहार के अंदर।
हाँ बिल्कुल, देखिए अंशुल, जिस पत्र को आप वायरल कह रहे हैं वो दरअसल हकीकत है और ऑफिशियली विधानसभा के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया है। एक बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये 16वीं विधानसभा का आखिरी सत्र है। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव बिहार में बहुत जल्दी होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इन जो टॉपिक्स को हटाया गया है चर्चा से, तो निश्चित तौर पर एक बात तय है कि सरकार चुनाव से ठीक पहले अपने आप को सदन के अंदर घिरा हुआ नहीं देखना चाहती है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी यादव ने भी अपने इशारे में बता दिया है कि वो पूरी तरह से इस सत्र में, भले ही कोरोना संकट को लेकर बहुत शॉर्ट सेशन हो रहा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर ही विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने को तैयार है, क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले होने वाले आखिरी सत्र में सदन के अंदर से ये मैसेज ना जाए जनता के बीच में कि सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और काम नहीं कर रही है। वहीं विपक्ष ये चाहता है कि सरकार को इतनी मजबूती के साथ जनता से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर घेरा जाए, जिससे जनता के बीच में विपक्ष को लेकर चुनाव से ठीक पहले एक पॉजिटिव मैसेज जाए। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार ने बड़ी ही चतुराई दिखाकर आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन्हें चर्चा से बाहर रखा है। निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर अगर हम बात करें, तो बिहार वो राज्य है जहां बिहार का वरिष्ठ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल की दहलीज पर फर्श पर लेटे हुए मर जाता है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिलता है। वहीं आपदा को लेकर इस बार तो डबल परेशानी है, लेकिन बिहार और बाढ़ एक दूसरे के पूरक शब्द लगने लगे हैं, क्योंकि हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ का अभी तक न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाई है। और आप पिछले कुछ दिनों के जो बयानों पर नजर डालेंगे नीतीश कुमार के या फिर डिप्टी सीएम बीजेपी से आने वाले सुशील मोदी के, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि नीतीश कुमार और उनका पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि हमारे पास अब गिनाने के लिए सड़कें नहीं हैं, क्योंकि वो पहले बन चुकी हैं। हमारे पास अब गिनाने के लिए सुशासन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आ चुकी हैं। तभी वो 2005 से पहले लालू यादव के तथाकथित जंगल राज की याद जनता को दिला रहे हैं, क्राइम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अभी जब भवन का उद्घाटन किया था 2 दिन पहले की बात है नीतीश कुमार ने, तब भी यही बयान दिया था कि जंगल राज को याद करिए, कितना क्राइम हमने कंट्रोल किया है। तो निश्चित तौर पर इन बयानों पर अगर हम नजर डालते हैं, तो ये एक बात साफ हो जाती है कि नीतीश सरकार या हम कहें कि एनडीए गठबंधन लालू राज में हुए क्राइम को लेकर मुद्दा सबसे बड़ा बनाने वाली है, और इसकी काट निश्चित तौर पर विपक्ष को ढूंढनी होगी। लेकिन एक बात तय है कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। जब जनता के बीच जाएंगे, तो जनता से जुड़े हुए मसलों पर जवाब देने होंगे, और खास तौर पे सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा सत्तारूढ़ दल के नेताओं को, क्योंकि आपको याद होगा अभी बाढ़ आई है, लेकिन पटना में जब जल भराव हुआ था, तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। हालांकि उस समय पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जिस तरह से उन्होंने जनहित के काम किए थे, खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया था। तो अब देखना यह होगा कि विपक्ष किस तरह से सरकार पर हमलावर हो पाता है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिससे जनता के अंदर अपनी पैठ बना पाए जनता के दिलों में। ठीक है, श्याम नंदन जी, मेरी आवाज पहुंची आप तक? विपक्ष पर चर्चा चल रही है, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, देखिए। ठीक ठीक, गीता जी, गीता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है। जी, ये क्या प्रशंसा की जाए इस सरकार की, क्या विपक्ष की प्रशंसा की जाए, क्योंकि वो भी चुप अपने घर में बैठा हुआ है, क्योंकि विधानसभा सत्र की आप शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनसे बिहार जो है ग्रस्त है, परेशान है, आपदा प्रबंध और दूसरा स्वास्थ्य, दोनों से ही ग्रस्त है बिहार की जनता, और आप 2 मुद्दों पर ही सत्र पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो क्या दर्शाता है, क्या जो जो अब ये जो शासन में बैठे हुए जो सरकार है, क्या अब वो बचना चाह रही है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, क्या वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, क्यों लोगों की जो बुनियादी जो चीजें उनके जा रही है? जी, अंशुल जी, पहले तो फिर आपको धन्यवाद, क्योंकि आप बार बार एक ऐसे राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं जहां की सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है,
और वहाँ के कहीं ना कहीं इस जो हमारा जो डिबेट होता है उन्हें देख के वहाँ के लोग भी जागरूक होते हैं और काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें सुनने को आया है। तो पहली बात ये है कि मैं भी देख रही थी जो गाइडलाइन उन्होंने जी जो गाइडलाइन जो अंतिम जो विधानसभा की बैठक होने वाली है उसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें सचमुच कहीं भी नहीं है। पहले 3 से लेके 6 तक ये 3, 4, 5, 6 तो पहले दिन तो जो भी लोग नहीं है या जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको श्रद्धांजलि है, फिर नया शपथ ग्रहण है, उसके बाद भी जो 4, 5, 6 तक का जो भी है कहीं भी सचमुच उसमें आपदा और स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी मुद्दे नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि तारांकित जो मुद्दे हैं उन्हीं को आप उठा सकते हैं। तो उसमें मैंने भी बहुत ध्यान से देखा, लेकिन मुझे भी कहीं नहीं मिला वो चीज। दूसरी बात, अब आते हैं कि ये कार्य क्या प्रशंसनीय है, तो जो काम निंदनीय है जिस पे हमें आवाज उठाना चाहिए और जिस मुद्दों के तहत एक सरकार आ सकती है और जा भी सकती है, तो ये बात सही है कि हम उसे प्रशंसनीय तो नहीं कहेंगे कि जब लोग मर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार जी वहां आएंगे जहां पे भूमि पूजन हो रहा है, रामलला की मूर्ति पूजन, वहां पे तो वो आ जाएंगे, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में जाके या बिहार के किसी भी जगह पे जाके किसी कोरोना वाले से मिले, उनका दुख दर्द समझे। आपने ये अभी जो पत्रकार महोदय जो थे उन्होंने कहा भी कि एक इतना फेमस पर्सनालिटी जो कि वहां के एम्स के बाहर ही दम तोड़ देता है कोरोना से, तो ये तो चूंकि बड़ी पर्सनालिटी थी तो बाहर आ गए। आप एक बार चलिए, आप बात कीजिए, यहीं से फोन लगाइए, मधुबनी के लोग, सीतामढ़ी के लोग, ना तो आपदा का कोई प्रश्न हम कर सकते हैं, तो बैठक बुलाई किस लिए गई है? और आप जो बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है, नहीं कौशिक जी, आपने एक शब्द और एक लाइन और यूज किया कि विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं अंदर है। नहीं, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, सब हर कोई इस बात से बहुत ही चिंतित भी है और आक्रोशित भी है, और वो घेरना भी चाहता है, वो घेरेगा भी। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं प्रश्न करेंगे, बिहार की जनता भी जो अभी सोई नहीं है, बाढ़ और कोरोना ने उनको जगा दिया है। और जंगल राज खत्म करने की बात वो करते हैं, जंगल राज आपको खत्म कर, जहां भी हम तो बोल रहे हैं कि कहीं भी ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि जो उन्होंने गाइडलाइन किया उसमें मद्यपान उत्पादन वो सब चीजें हैं, लेकिन आपदा वगैरह का कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है वो सारे मुद्दे उसमें। ठीक है। हमारे सुरेंद्र यादव है, अच्छी प्रवक्ता, इनको भी एक बार बड़ा तंज कसते हैं सरकारों पर। सुरेंद्र यादव जी, अब आप एक चीज मेरे को बताएं कि आरजेडी के भी उसमें लगभग 78 विधायक मौजूद हैं, उनको भी वो लेटर जारी किया गया होगा, क्या उन्होंने भी मुद्दे उठाने की कोशिश नहीं की? क्या सरकार के अंदर जो बैठे हुए हैं वो एक तस्वीर बनाने की तो कोशिश करते हैं कि भाई नीतीश कुमार मंगल पांडे जी से बड़े नाराज है, स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे बिहार के, उनसे बड़े नाराज चल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर, लेकिन धरातल पर वो क्या कर रहे हैं? आज ये लेटर जो ये चिट्ठी है ये सारी उनकी पोल खोल रही है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार के अंदर जो मुद्दे सबसे टॉप पर होने चाहिए थे आज की डेट में, जिसमें स्वास्थ्य का मुद्दा है, आपदा प्रबंध का मुद्दा है, वो नदारद है? तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार अब जो है ये फेलियर तो हो चुकी है, क्योंकि ना सुशासन दे पाई, ना स्वास्थ्य दे पाई, ना आपदा प्रबंध दे पाई? तो अब आपको नहीं लगता कि जब चुनावी समय है तो विपक्ष को और मजबूत होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए? जी, पहले तो मैं डिबेट में आए हुए सभी भाई बंधु, खासकर मैडम जो गरीब की आवाज है, सबको स्वागत करते हैं। अब आपको कौशिक जी बधाई के पात्र हैं कि आप मेरे को डिबेट में बुलाते हैं। बात इस तरह की है, चाहे विधानसभा हो या दिल्ली का संसद भवन हो, केवल नोटिस बोर्ड बन के रह गया है, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है, तो आपको चीयर लीडर
की भूमिका में आ गया है, भूमिका निभा रहा है। अब हमारे आजाद भारत में, आजाद देश में शोषक वर्ग की सत्ता है और शोषक वर्ग यह चाहती है कि 2/3 हिस्सा हमारे पास रहे और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ के कामगारों के पास जाए। इसलिए आजाद भारत में, आजाद देश में कौशिक जी आंधा कानून का राज है। अब आप सत्र पर आते हैं। विधानसभा के सत्र में ये 2 मुद्दा नहीं रखा गया, न स्वास्थ्य का न बाढ़ राहत का। इसलिए नहीं रखा गया, हमारी समझ से, मेरा निजी राय है कि कोरोना काल में कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग में, अस्पताल में कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है। अब बाढ़ राहत के बचाव के लिए इन्होंने कुछ उपाय नहीं किया है। माल जाल का जो दह रहे हैं, मर रहे हैं, इनका कोई उपाय नहीं किए हुए हैं। कोरोना तो 6 महीना से है, लेकिन बाढ़ राहत तो बहुत पुराना है, आजादी से शुरू है, लेकिन ये कम से कम 15 साल तो शासन जरूर किए हैं। तो 15 साल में इनका बिहार में भी और केंद्र में भी सरकार रहा है भाई नीतीश के मिला जुला के। तो ये नेपाल बांध को बनवा सकते थे कि नहीं, लेकिन नेपाल बांध को बनवाया नहीं। तो इनके पास न बाढ़ राहत का मुद्दा है और न ही कोरोना के इलाज का मुद्दा है। हाँ, एक इनका मुद्दा है कि तमाम कैबिनेट इनके, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे इनके कैबिनेट के मंत्री हो, नीतीश कुमार जी के, लालू जी के माला जप रहे हैं। 15 साल पहले माला लेके, कंठी माला लेके और जप रहे हैं कि 15 साल में ऐसे हुआ भाई, 15 साल में ऐसे हुआ। अरे भाई 15 साल तो उनको भी मौका मिला, 15 साल आपको भी मिला। तो अपना जो आपको करना चाहिए था वो ना करते। 15 साल में बताइए आप नेपाल बांध को बंधवा सकते थे कि नहीं, इसका बचाव कर सकते थे कि नहीं। आप स्वास्थ्य विभाग के खाली बिल्डिंग बना के आप कमीशन ले लिए भैया। और स्वास्थ्य विभाग में कोई उपकरण है? कोरोना से पहले की भी बात हम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं हुआ, कोई रोग का इलाज नहीं है। आप जाइए इलाज कराने के लिए, वह जड़ बुखार के दवाई मिलता है। तो ये सब कौशिक जी मुद्दा है। अब आप लोग इसको बढ़ाइए। और पत्रकार साहब शुक्ला जी बोल रहे थे, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। बिल्कुल ठीक है, श्याम नंदन जी को सुन लेते हैं। श्याम नंदन जी, मेरी आवाज मिली क्या आपको, पहुंची क्या? श्याम नंदन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर विपक्ष परेशान रहता है कि हमारी आवाज चलाई नहीं जाती, दबा दी जाती है, कोई सुनता नहीं हमारी आवाज। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। श्याम नंदन जी की आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा इनका माइक वगैरह टेस्ट करवाइए। अनुज शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुज जी, लगातार एक तस्वीर बनाई जाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, जनता के बीच में कि नीतीश कुमार फलाने मंत्री से बड़े परेशान हैं, उनको गुस्सा है कर रहे हैं, आपने काम अच्छा नहीं किया। वही जो केंद्र सरकार में हमने देखा था और देख भी रहे हैं कि फलाने से परेशान है, ये कर रहे हैं। वो एक तस्वीर बना दी जाती है। एक मैं भी कुछ देख रहा था न्यूज, कुछ दिन पहले भी उसमें एक खबर आई कि भाई लगाई है उन्होंने। तो क्या सिर्फ ये जो तामझाम बनाया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, हम तो देख रहे हैं टेलीविजन पर, क्या वो एक भ्रमित तस्वीर है? क्या कुछ सच्चाई भी है इन सब के पीछे? क्योंकि अगर इतनी सब चीजें होती, 33 मंत्री हैं बिहार में, 33 मंत्रियों के लाव लश्कर के बाद भी अगर ये स्थिति है कि आपको मुद्दों से बचना पड़ रहा है विधानसभा सत्र के अंदर, तो नाकामयाबी किसकी है? शासन पे बैठे नेताओं की, या विपक्ष में बैठा जो, जहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है श्याम नंदन तक, या वो लोग भी बराबर के दोषी हैं? अधिकांश से जानने वाले और उन्हें कवर करने वाले एक बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिसे राजनीतिक पंडित भी राजनीति की ABCD मानते हैं कि राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़ना
और यानी पुराने मुद्दे उठाना, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट करना ओवरऑल हमेशा फायदेमंद होता है। जिसकी बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आमतौर पर जब सरकार गिरती हुई नजर आती है तो सरकार की सत्तारूढ़ दल की ये पूरी कोशिश होती है कि मुख्यमंत्री को बचाया जाए, जो सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है उसे बचाया जाए, मंत्रियों पर नाराजगी की बात की जाए, अधिकारियों पर नाराजगी की बात की जाए। उसका रीजन साफ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है उसी चेहरे के साथ अगले चुनाव में जाना होता है। उस चेहरे को साफ बचाना सत्तारूढ़ दल की, पूरी सरकार की, और यहाँ तक कि उस सरकार के अंडर में काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी है कि सबसे बड़े चेहरे को बचाया जाए। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार का जो पिछले 15 साल में सुशासन बाबू से लेकर तमाम तमगे देकर जो महिमा मंडन किया गया है, उस महिमा मंडन को, उस तमगे को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं। और यही वजह है, दूसरी बात मैंने कही, पुराने मुद्दे यानी कड़े मुर्दे उखाड़ने की। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2005 से पहले का बिहार जनता को याद दिलाया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि जो आप 15 साल पहले का जो याद दिला रहे हैं, इन 15 सालों की बात क्यों नहीं करते? क्या 15 साल कम होते हैं एक सरकार के लिए, एक राज्य की तस्वीर बदलने के लिए? लेकिन अंशुल जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, चलिए। गीता जी, ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप बीच में ना बोले, मेरी बात का अगर जवाब देना हो तो कंप्लीट करने के बाद दे, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार को एक जो टैग क्रिएट किया गया है उसे बचाना सरकार की, पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। उसके कोपभाजन का शिकार अधिकारी बने, मंत्री बने, नेता बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि नीतीश कुमार की इमेज जनता के बीच में अच्छी होनी चाहिए, और बिहार की बात करें तो लालू यादव से अच्छी होनी चाहिए। बिहार की राजनीति पिछले अगर 20-30 साल, 2-3 दशकों को देखें तो बस यही नजर आता है कि लालू नीतीश। जिस तरह से 2017 में बीजेपी सरकार आने से पहले यूपी में चल रहा था, सपा बसपा, यहाँ तक कि बिहार में लालू नीतीश से पीछे बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पिछले कम से कम 2-3 दशकों से तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की इमेज को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि जेडीयू ने एक स्लोगन भी दिया था, बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे, ठीक ही तो है नीतीश कुमार, बिहारी टोन में दिया गया था। तो एक परसेप्शन क्रिएट करना है, उसी परसेप्शन से सरकारें बनती हैं, उसी परसेप्शन से चुनाव होते हैं। 2014 के बाद तो परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। एक परसेप्शन क्रिएट करके केंद्र में और उसी पार्टी की तमाम राज्यों में सरकारें आ गई, तो परसेप्शन का जो रोल है ओवरऑल वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और वही वजह है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि मंत्रियों पर गुस्सा हुए और तमाम तरह की बातें सामने आती रहती है। परसेप्शन बनाना, एक चेहरा तैयार करना, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना, मैं इसको पर्सनैलिटी डेवलप करना ही कहूंगा। अगर आपने एक चीज की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं तो आप क्या इतने अंधे हो जाओगे? जो प्रदेश में सबसे बड़ी आज समस्या है बिहार के अंदर, बाढ़ और कोरोना, लगातार कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। और हमने खुद पटना में देखा, सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें 400 नर्सेज हड़ताल पर चली जाती है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको वाजिब छुट्टियां नहीं मिल रही, उनको तमाम दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं हो रहा उनका। तो आपको ये लगता है कि आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के चक्कर में प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, गीता जी कुछ कहना चाहेगी? गीता जी, आपको सबसे पहले जो चीज, जिन चीजों पर काम हो उनसे बच रही है? बिल्कुल बच रही है। और सबसे बड़ी बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते किसको है, किसको कहते हैं? जब तक आप जनता का ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो हमने तो नहीं सुना कि कभी अनसुनी करके बातें या किसी को रिस्पांस नहीं देके भी हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे समय में जबकि लोग मर रहे हैं, आपदा से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, और उससे रिलेटेड और भी बीमारियां हो रही है, पूरा खेत उनका डूब रहा है, और आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब सत्र आपने क्यों बुलाया? जब 16 तारीख तक आपने कहा है कि लॉकडाउन है, तो हमने तो सोचा कि इतने ऐसे एहतियात के बीच पूरे तामझाम से अगर ये बुला रहे हैं सत्र, तो कहीं ना कहीं जो अभी भयावह स्थिति है उसका आप समाधान देंगे। तो सरकार हमें बताए
कि आखिर वो उनके लिए लॉकडाउन क्यों नहीं होता। और लॉकडाउन में अगर उन्होंने बुलाया है या बुला रहे हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वो चाहे तो अपनी गाइडलाइन चेंज करके, और ये दोनों जो दो बातें जो है आपदा और उससे जितने भी रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान के बारे में भी बातचीत करे, उनका समाधान दे, कोरोना का दे, अन्यथा जनता उनको बताएगी। जब वो जाएंगे अक्टूबर और नवंबर में, तो हम भी वहीं खड़े रहेंगे, हम भी उनसे प्रश्न पूछेंगे कि तब आप कहाँ थे सरकार साहब, जब हम डूब रहे थे, जब हम कोरोना से फुटपाथ पे मर रहे थे, जब हमारा टेस्ट नहीं हो रहा था, जब हमें इलाज नहीं मिल रहा था, जब डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा था, N95 मास्क नहीं मिल रहा था, नर्स उधर हड़ताल पे हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, आप उनका मुद्दा नहीं उठा रहे। और आप गाइडलाइन किस लिए, क्यों? हमने पूरा पढ़ा है अंशुल जी, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से पढ़ा है। आपके लिए लॉकडाउन नहीं होता, आप देश भी बेच रहे, आप रामलला की मूर्ति भी स्थापित करते, आप आ रहे हैं तो कुछ अच्छा कीजिए ना। इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम तब मानेंगे, किसी भी नेता, राजनेता और व्यक्तित्व का विकास उसके अच्छे कार्यों से होता है, सिर्फ सत्र बुलाने से नहीं होता है। रामनंदन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव चल रहा है प्रोग्राम का। विपक्ष की बात हम सुनना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में। खाली लिफ्टिंग से काम नहीं चल पाएगा श्यामनंदन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है आपके साथ। ठीक है, सुरेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ। सुरेंद्र यादव जी को एक बात सुन ले। सुरेंद्र यादव जी, हर साल बाढ़ आती है, नीतीश कुमार एक वार्षिक महोत्सव पर निकल पड़ते हैं, अपना हेलीकॉप्टर उठाते हैं, कॉफी का कप हाथ में होता है, कैमरामैन को लिए बिठा लेते हैं अपने जहाज में और चक्कर मारते हैं बिहार का। और जब मुद्दे पर चर्चा करने की बात आती है तो लिस्ट से, नियमावली से, कार्यसूची से उसका नाम गायब कर देते हैं उन मुद्दों का। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरे साल में जो बाढ़ की स्थिति बनती है, पूरे हर साल का यही है, हर साल का यही रोना है बिहार की जनता का, उसको भी आपदा में अवसर बनाने के लिए जो नीतीश कुमार हैं, जो सीएम है, जो दूसरे तमाम मंत्री हैं, वो भी इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विधानसभा के अंदर सीरियस होकर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? विपक्ष जो है, विपक्ष भी तो तमाम है, 78 विधायक लेके बैठा है। तो आपको लगता है कि 78 लोगों को में से एक भी आवाज उठा विधानसभा के अंदर कि आपने मुद्दे को जो शामिल नहीं किया हुआ? जी कौशिक जी, देखिए 78 विधायकों को जहां तक की बात है, इन लोगों के भी मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई ये मुद्दा विधानसभा सत्र में क्यों नहीं जोड़ा गया। ये नहीं कि केवल विधानसभा में उठा गया, उसके पहले आपको आम जनता के बीच या सड़क पर, रोड पर, या मीडिया या पेपर के अनुसार भी उठाना चाहिए था। 78 विधायकों को, 80 विधायकों को, लेकिन इन लोग भी अब क्या है, क्या कैसे राजनीति करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। अब ये जो है नीतीश कुमार जी अपना इमेज बनाने के लिए अपने परिवार को भी, सुनिए, हेलो, अपने परिवार को भी संतुष्ट नहीं रख सके अपने जीवन काल में। और यहाँ के जो हमारा मूल निवासी है बेचारा, जो सरकारी चाट में रहता है, गांव के दक्षिण रहता है, और कोसी और गंडक नदी के धार पर रहता है, उसको लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरी कमेंट में ये केवल कि क्या जी आप आखिरी कमेंट में आप बताएं सुरेंद्र यादव जी, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद सरकार और मजबूत होगी या विपक्ष और कमजोर होगा? आपका परसेप्शन क्या कहता है? देखिए, सरकार तो मजबूत होने की बात नहीं है। अब कौन आधार पर सरकार मजबूत होगी तो समझ में नहीं आता है। उनके लोग, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। अब विपक्ष जो कह रहे हैं, विपक्ष, अब जहां विपक्ष को जाना चाहिए, जहां हमारी मूल निवासी रहती है, आपको फिर दोहराता हूं, जो सरकारी चाट में रहता है, आप, और जो ये सब दोहराने की बात नहीं है,
वहां तक विपक्ष नहीं पहुंच रही, समझे कि नहीं। अब इन लोग जो है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का मुद्दा बना देते हैं। जैसे राम मंदिर क्या है, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है, इसके मुद्दा बना के, समझे कि नहीं। आज हेलीकॉप्टर से हो सकता है बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और प्रिया चौधरी कितने मायने रखते हैं? सुरेंद्र जी, अनुज जी आपसे कुछ क्या बोल रहे हैं? सुरेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा था कि इस बार के चुनाव में और मौजूदा दौर में बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और नई नवेली जो राजनेता हैं प्रिया चौधरी कितने मायने रख रही हैं, कितना जनता तक पहुंच बना पा रही है? पप्पू यादव और क्या बोले किसके बारे में? प्रिया चौधरी। हेलो, प्रिया चौधरी। हाँ, प्रिया चौधरी के एक बार आया था, तो देखिए दोनों नेता भी हैं। तो प्रिया चौधरी के नया चेहरा है, अब क्या है वो तो धरातल पर है नहीं, है कि नहीं, वो तो धरातल पर है नहीं। लेकिन पप्पू यादव की बात करते हैं, अरे पप्पू यादव भी बहुत धरातल पर नहीं है सर, आपको हम क्या कहने लेकिन जो कहता हूँ मैं सच्चाई कहता हूँ, समझे कि नहीं। आपको लेकिन अगर पूर्णिया में शुक्ला जी, हेलो शुक्ला जी, पूर्णिया में अजीत सरकार थे, अजीत सरकार जो कहते जमींदारों से लड़ाई लड़ रहे थे, समझे कि नहीं। और उसको अमीरों ने, समझे कि नहीं, चांदा करके, अमीरों ने चांदा करवा के और मरवा दिया, जिसमें पप्पू जी के भी नाम आया। देखिए कहीं आग लगता है, आग लगता है वहीं धुआं उठता है। हम कहते हैं कि यहाँ गरीब जो है सरकारी चाट में रह रहा है, शुक्ला जी गांव के दक्षिण में रह रहा है, जहाँ उसको रहने की जगह नहीं है, आपको नदी के धार पर रह रहा है, समझे कि नहीं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए लेकिन सुरेंद्र यादव सर, कहीं न कहीं पप्पू यादव पिछले जब बाढ़ का समय था तो उसमें तो वो हीरो बन गए थे, तो हो सके उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और उन्होंने एक चीज देखिए, पप्पू यादव जी ने एक चीज और साबित किया है कि सिर्फ सत्ता में रह के ही आप अच्छा काम नहीं कर सकते, सत्ता के बाहर रह के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए मैडम, हीरो तो कोई कुछ एगो मुद्दा लेके बन जाता है, लेकिन आप गरीब की लड़ाई शुरू से आप तो बिगाड़ दीजिए ना। जहां अजीत सरकार लालू जी से भी एक कदम आगे थे, अजीत सरकार गरीब को लड़ाई, लालू जी से भी वो आगे आदमी व्यक्ति था, समझे कि नहीं, उसकी हत्या हो जाती है। बताइए, अब आप कोई मुद्दा उठा के आपको उसमें कूद गए आग में, आप बच गए तो आप हीरो हो गए, समझे कि नहीं। ये तो नहीं सर, देखिए वो जो मुद्दा है वो देखिए अभी की परिस्थिति में जो मैं देख रही हूँ या आगे पीछे के जो चुनाव में देखे जाते हैं कि वर्तमान में आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपकी गलतियों को कहीं ना कहीं माफ भी करते हैं, और माफ करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब इंसान से गलती होती है और ऐसे समय में जब कोई नहीं आया, और पप्पू यादव ने वाकई काबिले तारीफ है उनके कार्य, और अभी भी जो मुद्दे पे वो काम करते हैं, ठीक है, वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्हें समाज के लोगों को नहीं कभी दबाया नहीं, उनके हित में काम किया है, और इस चीज से हम कभी भी मुकर नहीं सकते। अच्छा मैडम, वो अपना मैनिफेस्टो में हेलो वो अपना मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखते हैं कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो हम बंदोपाध्याय कमेटी को मैं लागू करूंगा? ये क्यों नहीं वो लिखते हैं भाई? कहीं ना कहीं उनको भी अमीरों से डर है। ये मैनिफेस्टो में बता रहे कि मेरी सरकार बनेगी तो बंदोपाध्याय कमेटी को लागू करूंगा, जिसके पास संपत्ति है उसको हम हाई कोर्ट के जज के निगरानी में आयोग बैठा के उसको जांच करवाएंगे। ये सब मैनिफेस्टो में लावे ना भाई, हमारे मूल निवासी जब तक सत्ता में नहीं आएगी। चूंकि लास्ट बात बीच में लालू यादव जी की भी बात आई थी, तो मैं फिर बता दूं कि लालू यादव जी का जितना बड़ा समर्थन बिहार में था और है भी, ठीक है, उतना मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने उनके विपक्षी जहां उनपे सवाल उठाते रहे, वहीं उन्होंने कई अच्छे और नेक कार्य करके स्थापित करके चले गए।
शिक्षकों को जितना सम्मान लालू यादव ने दिया, शिक्षा को जितना सम्मान लालू यादव ने दिया, उतना नीतीश जी ने नहीं दिया। वो तो शिक्षकों को गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा के पिटवा रहे हैं। अरे भाई, लालू जी तो बहुत अच्छे हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, प्रकृति प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वो तो समझिएगा अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग है, समझे कि नेल्सन मंडेला है, समझे कि नहीं। वो तो सुरेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज जा रही है? रामनंदन जी, आपकी आवाज बिल्कुल मेरी आवाज जा रही है? लीजिए एक सवाल लीजिए। आ रही है। आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी अपनी बात रखिए। सामने बोलिए श्यामनंदन जी, बोलिए। कौशिक जी ऐसा है, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो विधानसभा का सत्र बुलाया है नीतीश जी ने, बड़ी ही चालाकी से, और खास करके आपदा और चिकित्सा को इन्होंने मुद्दों से छोड़ दिया है। क्योंकि इनके राज्य में जो चूहे हैं वो पुल का मिट्टी खा जाते हैं, खाने से शराब पी जाते हैं। इनके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। इनके सचिव कोरोना से मर जाते हैं, इनके डॉक्टर पीएमसीएच में और एम्स में मर जाते हैं। ये फिर कोरोना मुद्दा को लाएंगे क्यों? स्वास्थ्य चिकित्सा को ये लाएंगे क्यों? और ये आपदा का उत्तरी बिहार में आम जन अस्त व्यस्त है, भूखे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, आदमी मर रहा है, कहीं भी इनका बेहतर सुविधा नहीं है। इनका गृह प्रखंड है बख्तियारपुर में, और यहाँ से कई बार एमपी रहे बाढ़ लोकसभा के। बख्तियारपुर में, खुसरूपुर में, फतवा में एक भी कोरोना का इलाज नहीं है। डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना पेशेंट बन के। पीएमसीएच में आप चले जाइए, आपको एडमिट नहीं करेगा डॉक्टर। ये नीतीश कुमार की व्यवस्था है। नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्र बुलाया और उन्होंने प्रमुख मुद्दे को छोड़ दिया है। बिहार की जनता सब देख रही है, नीतीश कुमार के कुकर्मों को देख रही है। और आने वाला जो चुनाव है, निश्चित रूप से बिहार की जनता, गरीब गुरबा नीतीश कुमार को 7 समंदर उखाड़ फेंकेगी। और ये कोरोना में मंदिर का शिलान्यास होगा, कोरोना में शपथ ग्रहण होगा ये कोरोना में, और नीतीश कुमार की मीटिंग और विधानसभा का सत्र होगा कोरोना में। ये कौन सा बिहार में कौन सा ये विकास कर दिया? कौन सा इन्होंने सोशल डेवलपमेंट किया? किस आधार पर ये अपने चेहरे को चमकाने चाहते हैं? ये बदनुमा दाग, ये बदनुमा चेहरे, ये दागदार चेहरे नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता जानती है। कौशिक जी, बिहार में त्राही मचा हुआ है। कहीं भी कोरोना के नाम पर कहीं भी बेहतर सुविधा नहीं है। अब तो हम लोगों ने अपने स्तर से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करना शुरू कर दिया है, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ही रहता तो लोग अपने से ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था नहीं करते, अपने से स्वयंसेवी संगठन लोग ऑक्सीजन बैंक की स्थापना नहीं करते। डॉक्टरों की टीम कहीं गांव में नहीं जाती है। एक भी ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र खुलते नहीं हैं, वहाँ डॉक्टर जाते नहीं हैं। ये नीतीश कुमार 15 वर्षों के शासनकाल में अपने चहेते पदाधिकारियों के माध्यम से, चहेते विधायकों के माध्यम से लूटने का काम किया, पैसा बनाने का काम किया। और जो केंद्र सरकार से कोरोना के नाम पर राशि आया उसका बंदरबाट हो गया। कहीं अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे बख्तियारपुर विधानसभा का अंशुल कौशिक जी, अगर हम देखें अंशुल कौशिक जी, ये जो सत्र बुलाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि नए लोगों की नियुक्ति। शपथ ग्रहण समारोह पहले दिन ही किया गया कि श्रद्धांजलि और शपथ ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तौर पे श्यामनंदन जी ने बोला है
कि ये जो है चोरी चोरी वो नए लोगों की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं। तो यही मेन है कि नियुक्ति करने के लिए ये बुलाया गया है, तभी आपदा और कोरोना को से उनको कोई मतलब ही नहीं। मकसद साधने के लिए, ये तो मकसद साधने के लिए इन्होंने विधानसभा का सत्र, बहुत छोटा सा सत्र, अंतिम सत्र बुलाया है। नीतीश कुमार के पास कोई बिहार का मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार MP बने, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने, श्याम नंदन जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। आज तक इन्होंने फतुहा बढ़ैया टाल योजना को लागू नहीं किया। ये क्या आप धरातल पर नीतीश कुमार जी का कोई काम नहीं है। धरातल पर नीतीश कुमार जी फेलियर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, फेलियर मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। आप ठीक है श्याम नंदन जी, शासन रहा, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया। हम आपसे और भी सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आपसे बात नहीं हुई। गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र यादव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा ये था कि भाई सब मुद्दे आप उठाना चाहेंगे विधानसभा सत्र के अंदर, आप तो आनंद फानंद में तो आप विधानसभा सत्र बुला लेते हैं। और दूसरा, ये जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो मुद्दे सामने खड़े हैं मुद्दे, आप उन पर चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं नीतीश कुमार जी? दो आपने मुद्दों को अलग रखा है, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा के मुद्दों से अलग रखा है, वो है आपदा प्रबंध और दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा। यही दोनों मुद्दों से आज त्रस्त है पूरा बिहार, लेकिन आप उससे बचना चाह रहे हैं। सवाल यही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं चुनाव की तैयारी है या विपक्ष से बचने की तैयारी है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।